हेलो एवरीवन, वेलकम टू B2A लर्निंग। बच्चों, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं द लिविंग वर्ल्ड का सेकंड लेक्चर। लास्ट क्लास बच्चे आपने जरूर अटेंड की होगी, उसमें हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फीचर्स के बारे में पढ़ा था। बेटा अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं कि डायग्राम में क्या शो किया गया, बेटा ये टेक्सोनोमिक कैटेगरीज है। इन टेक्सोनोमिक कैटेगरीज के बारे में हमें पढ़ना है, राइट? तो बेटा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फीचर्स हमने पढ़े। कौन कौन से फीचर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं? दैट इज ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस और जो आपने सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा। कुछ इनमें से डिफाइनिंग थे, कुछ इनमें से नॉन डिफाइनिंग थे। और आपने बोला था ये सारी की सारी जो इंटरेक्शंस हैं, ये टोटल इंटरेक्शंस जो हैं ये आपस में इंटरेक्टिव सिस्टम बनाती हैं। ये सारे फीचर्स जो इंटरेक्टिव सिस्टम बनाते हैं, जो इवॉल्विंग सिस्टम बनाते हैं, उससे लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। तो बेटा आज अपन एक छोटे से पॉइंट से शुरुआत करते हैं, दैट इज डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। ये सारी प्रॉपर्टीज तो हमने पढ़ ली। ये प्रॉपर्टीज किसकी थी बच्चे? ये प्रॉपर्टीज थी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, राइट? तो बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म दुनिया में है कितने? देखो, इसका कोई एक्चुअल एस्टिमेशन तो किसी के पास नहीं है अभी, लेकिन हाँ IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, ये जो कंजर्वेशन की पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने आपको बताया कि अब तक हम लगभग 1.7 से लेके 1.8 मिलियन यानी कि 17 लाख टू 18 लाख स्पीसीज डिस्कवर कर चुके हैं। बेटा इतनी वो स्पीसीज है जो डिस्कवर हुई है, इसके अलावा और कितनी स्पीसीज बाकी है हमें कोई आइडिया नहीं है इसका। हो सकता है इसके अलावा डबल ट्रिपल कितनी भी स्पीसीज हो, लेकिन बच्चे जितनी स्पीसीज अभी अवेलेबल है, क्या हम उतने को इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे? जो ये बायोडाइवर्सिटी अवेलेबल है, क्या हम इस बायोडाइवर्सिटी को याद कर सकते हैं हमेशा? देखो बेटा, जब तक हम किसी ऑर्गेनिज्म को पूरी तरीके से समझेंगे नहीं ना, हम उसका प्रॉपर डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, उससे हमें क्या फायदा है, क्या नुकसान है, हम कुछ भी नहीं बता सकते। तो हमें उस ऑर्गेनिज्म को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? तो हमें जस्ट सेकंड बचा, हमें उस ऑर्गेनिज्म को समझना बहुत जरूरी है। ये जो बायोडाइवर्सिटी है, इसको पढ़ने के लिए कुछ सिंपल तरीके निकाले गए। लोगों ने कहा एक काम करो ना, आप इसको एक पर्टिकुलर नेमिंग कर दो, इसकी एक पर्टिकुलर नेमिंग कर दो। नेमिंग करने से आपको उस ऑर्गेनिज्म के नाम याद हो जाएंगे। फिर कुछ साइंटिस्ट ने सजेस्ट किया कि नेमिंग ऐसे मत करो बच्चे, आपको अगर नेमिंग करनी है तो आप किसी सिस्टम के अकॉर्डिंग नेमिंग करो, और वो पर्टिकुलर नेम उस स्पीसीज का यूनिवर्सल होना चाहिए, यानी वो ऑर्गेनिज्म पूरी की पूरी दुनिया में उसी नाम से जाना जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज मैं पर्टिकुलर इस प्लांट को यहाँ पे पोटैटो बोल रही हूँ, फॉरेन में इसको कुछ और बोल रही हूँ, किसी और कंट्री में इसको कुछ और बोल रही हूँ, किसी और स्टेट में इसको कुछ और बोल रही हूँ। तो बेटा अगर इस पर्टिकुलर प्लांट पे कोई डिस्कवरी होती है तो दूसरे ऑर्गेनिज्म कैसे, दूसरे जो भी ह्यूमंस हैं वो कैसे पकड़ पाएंगे उसे? कोई भी दूसरे देश के साइंटिस्ट जो है वो कैसे समझ पाएंगे इसे, है ना भाई? और ये भी पॉसिबल है कि जो डिस्कवरी मैं कर रही हूं ऑलरेडी वो डिस्कवरी कोई कर चुका हो, लेकिन हमें नॉलेज ना हो। क्यों? क्योंकि हम तो उस नाम को जानते ही नहीं। तो साइंटिस्ट का ये मानना था कि जो भी हम नेमिंग करें वो यूनिवर्सल हो, वो किसी और उस नेमिंग करने के अलावा हमें ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई भी करना चाहिए, क्योंकि बेटा पूरी दुनिया में ऑर्गेनिज्म को एक जैसा याद रख पाना ये बहुत ही मुश्किल होता है। तो उसके लिए उसे प्रॉपर क्लासिफाई करना चाहिए, और ये क्लासिफिकेशन भी एक प्रिंसिपल पर्टिकुलर प्रोसीजर को फॉलो करते हुए। ये नेमिंग, ये क्लासिफिकेशन जो है ना, ये पर्टिकुलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर प्रोसीजर इसमें फॉलो होना चाहिए। ऐसे नहीं है मर्जी वैसे नेमिंग कर दी, एक पर्टिकुलर रूल्स होने चाहिए इसके लिए। तो बेटा ये क्या क्या होना चाहिए, मतलब एक ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने के लिए हमारे पास क्या क्या बेस है? बेटा हमारे पास 4 बेस है। जैसे मान लो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, मेरे सामने एक ऑर्गेनिज्म रखा हुआ है, ठीक है? अब मुझे इस ऑर्गेनिज्म को पहचानना है, तो मेरे पास क्या क्या तरीके हैं? सबसे पहले पता है मैं क्या करूंगी, उसके सारे कैरेक्टर्स को
को लिख लूंगी। यानी फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा बच्चा, हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन, उसके जितने भी फीचर्स मेरे सामने आते हैं मैं वो टोटल फीचर जो है उसको लिख लूंगी। भाई जैसे मान लो कोई मैमल आ गया, ये तो चलो मैंने आपके सामने बोल दिया कि वो मैमल है, सपोज हमें नहीं पता तो हम क्या लिखेंगे, अच्छा इसके पास प्रेजेंस ऑफ मैमेलरी ग्लैंड, प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल पिन्ना, बॉडी हेयर का प्रेजेंट होना। इस टाइप से हमें जो जो फीचर दिखते जाएंगे, वो फ्लाइट है, नॉन फ्लाइट ऑर्गेनिज्म है, वो टेट्रापिडल है, बाइपिडल है, उसके पास जो जो फीचर्स हैं वो सारे फीचर्स अपन लिख लेंगे। दैट इज कैरेक्टराइजेशन। बेटा कैरेक्टराइजेशन कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा कुछ इंटरनेशनल, कुछ हमने पहले से क्लासिफिकेशन कर रखे हैं कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग। अब उन रूल्स के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। मान लो हमने पहले से ऑर्गेनिज्म के 6-7 ग्रुप बना रखे हैं, उनके फीचर्स लिख रखे हैं कि भाई इस ग्रुप में जो ऑर्गेनिज्म आएगा उसके ये डैश डैश फीचर होंगे। अब मेरे सामने जो ऑर्गेनिज्म आया था मैंने उसके फीचर लिखे हुए। अब मैं उन फीचर्स को जो पहले से एग्जिस्ट करने वाले क्लासिफिकेशन है उनके साथ में मैच करूंगी कि क्या ये उसमें क्लासिफिकेशन में कहीं सेट बैठ रहे हैं। अगर सेट बैठ रहे हैं तो उसका एज इट इज क्लासिफिकेशन कर दिया जाएगा, और अगर मान लो वो उसमें सेट नहीं बैठ रहे, सपोज वो कोई एकदम नया ऑर्गेनिज्म आ गया, आज से पहले ऐसा ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किया ही नहीं गया, तो हम क्या करेंगे बच्चे, फिर हम उसको एक नया ग्रुप बना के उसके फीचर लिख के उस ऑर्गेनिज्म को उसमें डाल देंगे। दैट इज आइडेंटिफिकेशन के बाद हम क्या लेंगे बच्चे, क्लासिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के बाद हम क्या लेंगे, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन भी ऐसे ही नहीं कि मर्जी वैसे कर दो, नहीं, क्लासिफिकेशन के लिए भी पर्टिकुलर कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं, उसको फॉलो करते हुए करेंगे। नेक्स्ट बच्चे अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं, फाइनली हम इसका करेंगे नोमेनक्लेचर, यानी कि नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। नोमेनक्लेचर यानी कि नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, हम उस ऑर्गेनिज्म की नेमिंग करेंगे। ये 4 जो है बेटा, ये बेसिक मतलब एक बेस है सिस्टमैटिक स्टडी के। बेटा आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, CICN, इस टाइप से कोई ट्रिक बना के आप इसे याद कर सकते हो। सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन करना है, कैरेक्टर प्रॉपर है तो आइडेंटिफाई आराम से कर लेंगे, और अगर आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर है तो हम क्लासिफिकेशन आराम से कर लेंगे, और क्लासिफिकेशन अगर हो चुका है तो हम नोमेनक्लेचर कर लेंगे। ठीक बात है। तो मैडम क्या इस सारे की सारे चीजों को कहीं हमें बताया गया है क्या कि हमें ये काम करना है, नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स हैं, क्लासिफिकेशन के कुछ रूल्स हैं, मतलब क्या इसके लिए भी साइंस में कोई ब्रांच बनी है? बिल्कुल बनी है बेटा, साइंस में इसके लिए भी एक ब्रांच बनी है। ध्यान से सुनना, हमने 2 ब्रांचेस लिख रखी है, टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स। देखो सबसे पहले आप बात करो टेक्सोनॉमी के बारे में, टेक्सोनॉमी के बारे में, फिर हम साथ ही साथ बात करेंगे सिस्टमैटिक्स के बारे में, सिस्टमैटिक्स के बारे में। टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स इन दोनों पर डिस्कस करना है, ठीक है। सबसे पहले बच्चा टेक्सोनॉमी किसे कहते हैं? देखो ये 2 वर्ड से मिलके बना है, एक तो बना है बच्चा टेक्सिस और एक बना है नॉमी, मीन्स नॉर्म्स। टेक्सिस का मतलब होता है बच्चे अरेंजमेंट, मतलब साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम अरेंजमेंट कर रहे हैं। किसके अकॉर्डिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं? रूल्स के अकॉर्डिंग। अगर हम रूल्स के अकॉर्डिंग कोई अरेंजमेंट करते हैं, वो अरेंजमेंट क्या कहलाता है? टेक्सोनॉमी कहलाता है। ठीक बात बेटा, साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम कैरेक्टराइजेशन कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, वो टेक्सोनॉमी ही है। ठीक बात, इसमें लिखना बच्चे इट इन्वॉल्व कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन नेक्स्ट बच्चा अपन इसके अंदर ले सकते हैं क्लासिफिकेशन एंड
nomenclature on basis of proper principles and procedures। बेटा वही साइंस की ब्रांच टेक्सोनॉमी कहलाती है, उसी साइंस की ब्रांच को अपन टेक्सोनॉमी कहते हैं। इसके बारे में सबसे पहले बताने वाले साइंटिस्ट A.P. डे कैंडोले थे, A.P. डे कैंडोले। डन। बेटा अब ह्यूमन जो है ना वो ओनली अरेंजमेंट करने से खुश नहीं होगा। ह्यूमन सोचता है भाई कि अच्छा ये ऑर्गेनिज्म है, तो इससे पहले ऑर्गेनिज्म कौन सा था, उससे पहले कौन सा ऑर्गेनिज्म था, क्या इन दो ऑर्गेनिज्म के बीच में कोई इंटर रिलेशन है। यानी ह्यूमन हमेशा क्या करता है, सिस्टमैटिक्स अरेंजमेंट करता है, यानी वो एक दूसरे के बीच में अरेंजमेंट, ये जो भी मतलब ऑर्गेनिजम्स हैं इनके बीच में इंटर रिलेशनशिप जानना चाहता है, इनके बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशन क्या है, कौन किससे डेवलप हुआ है। जैसे अभी हम बोलते हैं कि प्रोटिस्टा से कुछ मेंबर जो फोटोसिंथेसिस करते थे वो प्लांटी में कन्वर्ट हो गए, कुछ मेंबर जो डीकंपोजर थे वो फंजाई में कन्वर्ट हो गए, कुछ मेंबर जो होलोजोइक न्यूट्रिशन के थे वो एनिमेलिया में कन्वर्ट हो गए। यानी ये क्या है, ये है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। यानी कि जब हम सिस्टमैटिक्स का मतलब क्या होता है बच्चा, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है वो सिस्टमैटिक्स कहलाता है। इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया बेटा, इसके बारे में सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने बताया, कैरोलस लीनियस ने। बेटा कैरोलस लीनियस की बुक का नाम क्या था, बेटा कैरोलस लीनियस की बुक का नाम था सिस्टमा नेचुरी, सिस्टमा नेचुरी, ध्यान रहेगा बेटा, इनकी बुक का नाम था सिस्टमा नेचुरी। डन। अब बेटा एक चीज छोटी सी ट्रिक लिखना कि हम सिस्टमैटिक्स क्या किसे रहे। सिस्टमैटिक्स का मतलब हो गया कि हमने टेक्सोनॉमी तो ली ही है, यानी टेक्सोनॉमी के चारों फीचर आप डाल लो, इसमें आप डाल लो कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। इसके अलावा इसके अंदर आप लिखो बेटा फाइलोजीनी। दो वर्ड आपके सामने आए, एक आया बेटा फाइलोजीनी, एक हम पढ़ते हैं ऑन्टोजीनी। ऑन्टोजीनी का मतलब लाइफ हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे हम जब मदर में के अंदर यूट्रस में थे तो हमारा जो डेवलपमेंट है वो बिल्कुल एम्फीबियन, फिश, बर्ड इनके डेवलपमेंट की तरह हुआ है। फिर हम धीरे धीरे हमारा ब्लास्टुला, गैस्टुला जो स्टेजेस आपने पढ़ी है वो स्टेजेस डेवलप होते होते हम आज प्रेजेंट ह्यूमन है। लाइफ हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑन्टोजीनी है और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो फाइलोजीनी है। फाइलोजीनी मतलब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये बेटा छोटी सी बात आप ध्यान में रखना, टेक्सोनॉमी के साथ में अगर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जोड़ दें तो वो सिस्टमैटिक्स है। ठीक बात बच्चे, तो टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स इस टर्म्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। बेटा इसी से रिलेटेड एक छोटी सी टर्म और पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं नियो सिस्टमैटिक्स। ठीक बात है, यहीं पर लिखवा दें साइड में, बोलो बच्चे। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं ना। हाँ ध्यान रहेगा बच्चे। चलिए तो नेक्स्ट अपन लेते हैं बच्चा नियो सिस्टमैटिक्स। नियो सिस्टमैटिक्स दैट इज हम नियो सिस्टमैटिक्स किसे कहते हैं बेटा, आप इसे नियो सिस्टमैटिक्स कह दो, ये एक नई ब्रांच है। आप चाहो तो इसे नियो सिस्टमैटिक्स भी कह सकते हो बेटा, आप चाहो तो आप इसे बायो सिस्टमैटिक्स भी कह सकते हो।
बायोसिस्टमैटिक्स। ये टर्म किसने दी है बच्चे? ये टर्म दी है जूलियन हक्सले ने। जूलियन हक्सले ने इन्होंने क्या बोला बच्चे? इन्होंने बोला कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का जब आप ये सारी स्टडी कर रहे हो तो आप उसके अंदर उसकी मॉर्फोलॉजी लो, उसकी साइटोलॉजी लो, उसकी इकोलॉजी लो, सबसे बड़ी बात आप उसकी जेनेटिक्स की स्टडी करो। बेटा देखो, इन्होंने ये चार चीजें ली, इन्होंने क्या किया? इवोल्यूशन को जोड़ दिया, इन्होंने आगे जेनेटिक्स को जोड़ दिया। यानी नियो सिस्टमैटिक्स में क्या आता है? इट इन्वॉल्व मॉर्फोलॉजी, साइटोलॉजी, साइटोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल एंड जेनेटिकल स्टडी। जेनेटिकल स्टडी बेटा, इस पूरे को अपन नियो सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। तो ये चीज ध्यान रहेगी, टेक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स एंड बचा नियो सिस्टमैटिक्स। डन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट आते हैं बच्चा नोमेनक्लेचर। इस नोमेनक्लेचर के लिए कुछ बेसिक रूल दिए गए, उस बेसिक रूल के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक, सबसे पहली बात तो बच्चे नोमेनक्लेचर जो है उसके रूल्स लिखे हुए कहां पर? बेटा उसके रूल्स बेसिकली दो अपन ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं, ICBN, ICZN। ICBN, ICZN। सबसे पहले ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटैनिकल नोमेनक्लेचर। बेटा ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये पर्टिकुलर अपना एक पब्लिकेशन निकालता है। उस पब्लिकेशन के अंदर वो सारे रूल दिए हुए हैं जो कि कैरोलस लीनियस ने दिए थे। इसका मतलब जो अभी अपन नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं ना, वो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है, और बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बताने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो कैरोलस लीनियस है। राइट, चलिए बेटा, और एक पर्टिकुलर ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक बात है, बॉटैनिकल नोमेनक्लेचर और जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ये दो ऑर्गेनाइजेशंस जो है बच्चा, ये सारी की सारी नेमिंग एंड ऑल सारा का सारा काम करने का ये इनका ऑर्गेनाइजेशन है पूरा, इसी में वो सारे रूल्स दिए हुए। अब सबसे पहली बात, ये रूल्स के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट, इस रूल्स के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट थे कैरोलस लीनियस। बेटा ये कैरोलस लीनियस जो है ना, इन्हें हर चीज में दो दो नामों का शौक होता था। बेटा इनका खुद का नाम जो था ना वो था कार्ल वॉन लिनी। कार्ल वॉन लिनी। जब इन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर थ्योरी दी तो इन्होंने खुद का नाम बदल के दो वर्ड से कर लिया, दैट इज कैरोलस लीनियस। तो आपने लिखा भाई फादर ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर, फादर ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर कैरोलस लीनियस। बेटा लीनियस की दो बुक्स जो फेमस हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। एक हम बात कर रहे हैं बेटा स्पीसीज प्लांटारम, स्पीसीज प्लांटारम। एक हम बात कर रहे हैं बच्चा सिस्टमा नेचुरी। सिस्टमा नेचुरी वही बुक है जिसमें सिस्टमैटिक्स के बारे में सबसे पहले लीनियस ने बताया था। बेटा इन्होंने बोला एक प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी दी, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। इस प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी में इन्होंने क्या बोला बच्चे कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, जैसे मान लो प्लांट है। अच्छा एक बात और,
ये तो हमने प्लांट और एनिमल की बात कर ली। वायरस के लिए, कल्टीवेटेड प्लांट्स के लिए, बैक्टीरिया के लिए, सबके लिए ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं बच्चे। इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर, फॉर कल्टीवेटेड प्लांट, फॉर वायरल नोमेनक्लेचर। लेकिन अभी अपन बेसिकली इन दो पे बात कर रहे हैं जो मेजर है। ठीक बेटा, एक प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी दी गई। इस प्रायोरिटी में प्रिंसिपल में क्या कहा गया? सिस्टमा प्लांट, जो स्पीसीज प्लांटरम में, ये बुक पब्लिश हुई थी 1753 में, और सिस्टमा नेचुरी का जो 10th एडिशन है ये आया था बच्चे 1758 में। तो इन्होंने बोला कोई भी प्लांट का बायोलॉजिकल नेम जो है, बॉटनिकल नेम, वो इस डेट से पहले दिया हुआ है तो वह इनवैलिड है। इस स्पीसीज प्लांटरम में उन्होंने प्लांट के लिए, नोमेनक्लेचर के लिए जितने रूल्स लग सकते हैं वो सारे डाल रखे। यानी इस डेट के बाद जो नाम सबसे पहले आएगा वही उसका बॉटनिकल नेम होगा, और उसके बाद अगर कोई नाम आ रहे हैं तो वो उसके सिनोनिम बन जाएंगे। इससे पहले कोई भी नाम दिया गया है वो वैलिड नहीं है। ठीक, सिस्टमा नेचुरी, ये इन्होंने 10th एडिशन में एनिमल्स के बारे में बताया, एनिमल्स के बारे में। ठीक बात है बच्चे। तो ये नोमेनक्लेचर जो है इसको आप अच्छे से ध्यान से पूरी प्रॉपर तरीके से जो है वो अपन पढ़ते हैं। दिया किसने? कैरोलस लीनियस ने। चलिए अब बेटा इसके कुछ रूल्स हैं, नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला रूल क्या होगा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का नाम जो है वो 2 वर्ड से मिलके बना होना चाहिए। दैट इज, जैसे मान लो मैं ह्यूमन की बात करूं, होमो सेपियंस, या फिर बच्चे मैं पर्टिकुलर इसके अंदर बात करूं, आपने बोला मैंगो की, तो मैंगो का नाम क्या हो जाएगा? मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, राइट। तो बेटा कोई भी नाम जो है, नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स, कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स। किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम जो है वो 2 वर्ड से मिलके बना होगा। जैसे मैं इसके अंदर एग्जांपल लूं, मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, तो बेटा मैंजीफेरा इंडिका 2 वर्ड से मिलके बना है, ये अपना फर्स्ट रूल हो गया, ये मैंगो का नाम। दूसरी खास बात, जो भी नाम दिया गया है उसमें फर्स्ट वर्ड को अपन क्या बोल रहे हैं? जेनेरिक नेम। फर्स्ट वर्ड को अपन क्या बोल रहे हैं बच्चा? जेनेरिक नेम। फर्स्ट वर्ड को अपन क्या बोल रहे हैं? जेनेरिक नेम। और सेकंड वर्ड को अपन क्या बोल रहे हैं? स्पेसिफिक एपिथेट। इसका मतलब इन 2 वर्ड से मिलके पूरे ऑर्गेनिज्म का नाम बन गया है, स्पेसिफिक एपिथेट। डन। सेकंड रूल क्या होगा बच्चे? जेनेरिक नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल, फर्स्ट लेटर ऑफ जेनेरिक नेम शुड बी कैपिटल। फर्स्ट लेटर ऑफ जेनेरिक नेम, ऑफ जेनेरिक नेम शुड बी कैपिटल, शुड बी कैपिटल। ठीक बात है, इसमें कोई इशू नहीं है। फर्स्ट लेटर जो है इसका ये कैपिटल है बच्चे, कैपिटल लेटर। और बेटा अगर यही बात मैं इंडिका के लिए करूं तो ये स्पेसिफिक एपिथेट है, इसका फर्स्ट लेटर क्या होगा बेटा? स्मॉल। इसका फर्स्ट लेटर क्या होगा? स्मॉल लेटर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। डन, श्योर। नेक्स्ट बच्चा इन्होंने कहा कि कोई भी नाम हो वो लैटिन लैंग्वेज से हो। क्यों? क्योंकि लैटिन लैंग्वेज जो है वो डेड लैंग्वेज है, आने वाले टाइम में बदलेगी नहीं। दैट इज डेड लैंग्वेज, ये कहीं पर भी बोली नहीं जाती है बच्चा। इसका मतलब जो भी नाम हम देंगे वो नाम हमारा परमानेंट नाम हो जाएगा, हमें उसे टाइम के साथ बदलने की जरूरत नहीं है, राइट। और अगर मान लो वो वर्ड लैटिन लैंग्वेज का नहीं है तो उसे लैटिनाइज्ड बनाओ, उसको लैटिन लैंग्वेज में कन्वर्ट करो। डन। नेक्स्ट बच्चा, नाम कैसा होना चाहिए? शुड बी इटैलिक।
नेम शुड बी इटैलिक। इटैलिक का मतलब बच्चा जो अपन तिरछा तिरछा लिखते हैं ना, टेढ़ा टेढ़ा, वैसा। मान लो अगर अपन कंप्यूटर टाइपिंग कर रहे हैं तो इटैलिक होगा, और अगर मान लो अपन हाथ से लिख रहे हैं तो सेपरेटली अंडरलाइन होगा। देखो अगर आप इस नाम को इस तरीके से कंटिन्यूअस अंडरलाइन कर देते हो तो बेटा ये नाम गलत हो जाएगा, ये पेपर में पूछा भी गया है। ये कंटिन्यू अंडरलाइन नहीं होगा, आपको इसे सेपरेटली अंडरलाइन करना है, आपको इसे सेपरेटली अंडरलाइन करना है, तभी ये नाम वैलिड होगा। नेक्स्ट बच्चे एक रूल और, दैट इज नेम ऑफ साइंटिस्ट। साइंटिस्ट का नाम कैसे लिखा जाएगा बेटा? साइंटिस्ट का नाम जो है वो स्पेसिफिक एपिथेट के बाद एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा जाएगा। जैसे मान लो लीनियस ने डिस्कवरी की तो आप शॉर्ट में लिखोगे लिन। लिन को एक नॉर्मल जो भी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज, उसमें लिखा जाएगा रोमन लेटर्स में। इसको आप किसी भी तरीके से अंडरलाइन नहीं करोगे, कोई इटैलिक नहीं करोगे, ना इसे लैटिनाइज्ड करोगे। यानी कोई भी बायोलॉजिकल नेम जो है वो बेसिकली इसमें ये 3 वर्ड आ रहे हैं। सबसे पहले जेनरिक नेम, देन स्पेसिफिक एपिथेट, देन नेम ऑफ साइंटिस्ट। नेम ऑफ साइंटिस्ट, और ये एब्रीवेटेड फॉर्म में, नेम ऑफ साइंटिस्ट, और ये एब्रीवेटेड फॉर्म में है, इसमें अंडरलाइन भी नहीं किया गया है, कोई अंडरलाइन नहीं है बच्चा इसके अंदर। ठीक है, तो ये बेसिक रूल रहेंगे आपके नॉमेनक्लेचर के। नेक्स्ट आते हैं बच्चा टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज किसे कहते हैं। देखो टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के बारे में एक छोटा सा पॉइंट अपन सुने। ये टेक्सोनॉमिक हायरार्की भी आपको दी हुई है। अपन 7 कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात बेटा, क्लासिफिकेशन जो है ना वो एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, मतलब हम एक ही स्टेप में पूरा क्लासिफिकेशन कर दें, दैट इज नॉट पॉसिबल। क्लासिफिकेशन के लिए हमें बहुत सारे स्टेप लेने पड़ते हैं और उसके लिए 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज बनाई गई है। ठीक है, उसके लिए 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज बनाई गई है। बेटा एक वर्ड आएगा टेक्सोन और एक वर्ड आएगा कैटेगरी। बेसिकली टेक्सोन और कैटेगरी में फर्क क्या है? अपन जो 7 कैटेगरी पढ़ते हैं वो 7 कैटेगरी कौन कौन सी हैं? किंगडम, किंगडम से छोटा होगा फाइलम। अगर एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो फाइलम, और प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो डिवीजन। डिवीजन फॉर प्लांट्स, प्लांट्स, फाइलम फॉर एनिमल, एनिमल। इससे छोटा क्या हो जाएगा बच्चे? एक फाइलम में बहुत सारी क्लास आ रही है, क्लास में बहुत सारे ऑर्डर आ रहे हैं, ऑर्डर में बहुत सारी फैमिलीज आ रही हैं, फैमिलीज में बहुत सारे जीनस आ रहे हैं, और जीनस में बहुत सारी स्पीसीज आ रही है। बेटा ये 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज है। कैटेगरी का मतलब एक ऐसा ग्रुप जिसका कोई मतलब ओरिजिनल एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे मान लो मैं ह्यूमन के लिए ये 7 कैटेगरीज डिफाइन करूं, तो मैं ह्यूमन के लिए स्पीसीज क्या बोलूंगी बच्चे? ह्यूमन के लिए स्पीसीज खुद ह्यूमन हो गया, और इसका स्पेसिफिक एपिथेट सेपियंस हो गया, राइट? इसका जीनस क्या हो गया बच्चा? होमो, होमो। फैमिली क्या हो गई? होमिनिडी, होमिनिडी। ऑर्डर क्या हो गया बच्चे? ऑर्डर हो गया इसका पर्टिकुलर, हमारा ऑर्डर क्या है बच्चा? प्राइमेटा। हमारी क्लास क्या है? मैमेलिया। हमारा फाइलम क्या है? कॉर्डेटा। और बच्चा हमारा किंगडम क्या है? हमारा किंगडम है एनिमेलिया। बच्चों को बहुत डाउट रहता है कि मैम टेक्सोन और कैटेगरी में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले तो ये डिफरेंस समझो, जो रियल ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होता है वो टेक्सोन है। ये देखो टेक्सोन का मतलब क्या हो गया? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट हैव रियल एग्जिस्टेंस, group of organism which can be identified by easily recognizable character, by easy observable characters। easy जो character हमें दिख जाए
उसके बेस पर हम इस पूरे टेक्सोन को डिफाइन, मतलब अगर मैं बोलूं आपको मेमेलिया, मेमेलिया बोलने से आपके माइंड में क्या आएगा? हाँ भाई, उसके कोई ऐसा एनिमल है जिसके कोई कान वान है बाहर, बॉडी पर हेयर बहुत ज्यादा है और मेमेलियरी ग्लैंड है, ऐसा कुछ। ऐसा तो नहीं है कि मैंने बोला मेमेलिया और आपके दिमाग में आ गया अच्छा अच्छा इसके सीड होंगे, इसके फ्रूट होंगे, इसकी रूट होगी, इसका स्टेम होगा, इसकी लीफ होगी। नहीं, हमें कोई प्लांट तो नहीं दिख रहा ना बच्चे। जैसे मैंने बोला वीट, वीट को बोलने से आपके दिमाग में कोई प्लांट आएगा। मैंने बोला डॉग, आपके दिमाग में कोई एनिमल आएगा। यानी कि ऑर्गेनिज्म का ऐसा ग्रुप जिसको हम इजीली कैरेक्टर्स के बेस पर पहचान सके। लेकिन बच्चा अगर मैंने वैसे ही बोला फाइलम, क्या फाइलम बोलने से आपके दिमाग में कॉर्डेटा ही आता है क्या? नहीं, नॉन कॉर्डेटा भी आ सकता। मैंने बोला बच्चे सपोज फैमिली, फैमिली बोलने से क्या होमिनिडी आएगा? कोई जरूरी नहीं है। फैमिली तो बेटा प्लांट्स की भी होती है, सोलेनेसी, लेग्यूमिनोसी, बहुत सारी फैमिलीज है। तो बेटा ये जो है कैटेगरीज, ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए फिक्स होती है। ठीक बात है। जैसे ह्यूमन के लिए एनिमेलिया क्या है? उसका किंगडम है। लेकिन एनिमेलिया वर्ड सुनने से हमारे दिमाग में कोई एनिमल आता है, दैट मीन्स ये टेक्सोन है। बेटा टेक्सोन एक सिंगुलर वर्ड है और इसका प्लूरल टर्म होती है टेक्सा। इसकी प्लूरल टर्म होती है बच्चा टेक्सा। ठीक बात है। इसका बच्चे प्लूरल टर्म क्या होती है? टेक्सा होती है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? डन है सबका? श्योर। अब बेटा इन कैटेगरीज के बारे में एक छोटा सा पॉइंट और सुनिए। ये आपको 7 कैटेगरीज दी गई हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। अब मुझे एक चीज बताओ, जैसे आप और हम, जो भी हम बच्चे हमारा लेक्चर सुन रहे हैं वो और हम, अपन मिलके क्या है बच्चा? एक ही स्पीसीज के मेंबर है, होमो सेपियंस। हमारे बीच में ज्यादा फीचर कॉमन होंगे, या फिर मान लो मेरे पास में एक हॉर्स खड़ा है, इधर एक डॉग खड़ा है, सामने एक इंसेक्ट है, इधर एक प्लांट है, उधर कोई प्रोटिस्टा है। मेरे और हॉर्स के बीच में ज्यादा सिमिलरिटी है या मेरे और आपके बीच में ज्यादा सिमिलरिटी है? ऑब्वियस सी बात है, एक स्पीसीज के 2 मेंबर के बीच में जो कॉमन कैरेक्टर है वो बहुत ज्यादा होंगे। इसमें तो कोई इशू नहीं है बच्चा, हमारे बीच में कॉमन कैरेक्टर ज्यादा होंगे। जैसे जैसे हम, ये पूरी की पूरी हैरारिकी है बच्चा, हैरारिकी, ये स्टेप्स हैं, ये सारे स्टेप्स को मिला के अपन हैरारिकी कहते हैं। जितनी लोअर कैटेगरी होगी उसमें नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर उतने ज्यादा होंगे। इसमें क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर। इसमें बच्चे कॉमन कैरेक्टर्स सबसे ज्यादा होंगे और बेटा इसमें कॉमन कैरेक्टर बहुत कम होंगे। मिनिमम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर, मिनिमम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर। इट मीन्स हम ये बात बोल सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोअर से हायर कैटेगरी की तरफ जा रहे हैं, कॉमन कैरेक्टर्स में कमी आती है। कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीजेस, बोल सकते हो बच्चे, इसमें कोई इश्यू तो नहीं। अच्छा बच्चे एक बात बताओ, जब हमें कोई किंगडम क्लासिफाई करना होता है तो हम बहुत सारे जर्नल फीचर्स लगा देते हैं। भाई 3-4 जर्नल फीचर हैं जो पूरे एनिमेलिया में मिलते हैं, 3-4 जर्नल फीचर हैं जो पूरे प्लांटी में मिलते हैं, है ना भाई? इसका मतलब किंगडम में जर्नल कैरेक्टर बहुत ज्यादा होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ जर्नल कैरेक्टर। और बेटा सबसे कम जर्नल कैरेक्टर कहां पे होते हैं? स्पीसीज में। मिनिमम नंबर ऑफ जर्नल कैरेक्टर। इसका मतलब हम जैसे जैसे हायर कैटेगरी से लोअर कैटेगरी की तरफ आ रहे हैं, वैसे वैसे नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स में क्या हो रही है? कमी हो रही है। मतलब नीचे क्या होंगे बच्चे? कॉमन कैरेक्टर ज्यादा होंगे, ऊपर जर्नल कैरेक्टर ज्यादा होंगे। ठीक बात? इसमें कोई दिक्कत नहीं,
डन है, श्योर। अब बेटा अपन इन कैटेगरीज को, ये जो कैटेगरीज आपने पढ़ी है, ये कुछ कैटेगरीज दी गई है। सबसे पहले अपन एक प्लांट का एग्जांपल लेके इसको पढ़ते, फिर अपन एनिमल का एग्जांपल लेके इसको पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज है। देखो, जैसे मान लो मैं कुछ स्पीसीज लेती हूँ, ठीक है, स्टार्ट करें। सबसे पहले बच्चा मैंने स्पीसीज ली पोटैटो, ठीक बात। उसके अलावा मैं ले लेती हूँ मकॉय, और एक मैं ले लेती हूँ बच्चा ब्रिंजल, या फिर आप यहाँ पे टोमेटो भी ले सकते हो, ब्रिंजल भी ले सकते हो, कोई भी एक स्पीसीज ले लो बच्चे आप। जैसे सपोज आपने ली ब्रिंजल। इन सभी का स्पेसिफिक एपिथेट क्या है? पोटैटो का है बच्चा ट्यूबरोसम। दो पोटैटो के मेंबर में सबसे ज्यादा क्या होंगे? कॉमन कैरेक्टर होंगे। मकॉय का मतलब हमने ले लिया नाइग्रम, और ब्रिंजल का ले लिया मैंने मेलॉन्जेना। तो बेटा पोटैटो, मकॉय और ब्रिंजल, इन तीनों में कोई ना कोई कॉमन कैरेक्टर्स बैठे हैं। तो उन कॉमन कैरेक्टर्स के बेस पर हम इन तीनों को, मकॉय, ब्रिंजल और ट्यूबरोसम, हम इसे एक जीनस में रख देते हैं, दैट इज सोलेनम। बेटा जैसे सोलेनम एक जीनस है, ऐसे ही पिट्यूनिया, दतूरा, ये सारे भी तो एक जीनस है जो इसी ग्रुप में आ सकते हैं। सोलेनम के अलावा बच्चे पिट्यूनिया, दतूरा, इन सबके वेजिटेटिव और फ्लोरल कैरेक्टर कॉमन होते हैं। तो कॉमन वेजिटेटिव और फ्लोरल कैरेक्टर के बेस पर मैं इनको एक ही फैमिली में रख देती हूं, और उस फैमिली का नाम है सोलेनेसी। देखो बेटा किस तरीके से हम एक कॉमन कैरेक्टर्स को जोड़ के एक हायर टेक्सोनॉमिकल हायरार्की पर बढ़ेंगे। ध्यान से देखना हम किस तरीके से हायर टेक्सोनॉमिक हायरार्की पे बढ़ेंगे। सोलेनेसी हो गई बच्चा। सोलेनेसी की तरह ही एक और होती है कॉन्वोल्व्यूलेसी। बेटा ये भी एक फैमिली है कॉन्वोल्व्यूलेसी, और इसमें आता है आइपोमिया किसे कहते हैं बच्चा? आइपोमिया हम कहते हैं स्वीट पोटैटो, शकरकंद जो अपन खाते हैं ना, स्वीट पोटैटो, उसको बोलते हैं। बेटा ये सोलेनेसी और कॉन्वोल्व्यूलेसी, इन्हें किस बेस पर रखा गया है? वेजिटेटिव एंड फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेस पर। जब भी अपन कोई फैमिली पढ़ते हैं तो हम उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पढ़ते हैं और उसके फ्लोरल कैरेक्टर्स पढ़ते हैं। तो वेजिटेटिव और फ्लोरल कैरेक्टर के बेस पर हमने इन्हें एक लेवल पर रख दिया। अब बच्चे आपने बताया ये कॉन्वोल्व्यूलेसी और सोलेनेसी, इन दोनों में ही सीड बहुत अच्छे बनते हैं। तो आप इसे एक काम करो ना, एक ऑर्डर में रख दो, दैट इज पॉलीमोनियल्स। बेटा एक बात ध्यान रखना, ऑर्डर के पीछे सफिक्स जो है, वो ज्यादातर कंडीशन में एल्स लगता है। जैसे फैमिली के पीछे आपने देखा है ना एसी, एनिमल की फैमिली हो तो IDAE, जैसे होमिनिडी जो होता है वो आता है। पॉलीमोनियल्स, बेटा ऐसे और भी तो ऑर्डर हो सकते हैं, जैसे कि रोजेल्स जिसमें रोज आता है, या फिर आपने बोला सैपेनिडेल्स जिसमें मैंगो आता है, सैपेनिडेल्स बच्चा। इसमें बेटा मैंगो आता है। इन सब की कॉमन बात क्या है बेटा? इन सब की कॉमन बात है कि इन सब के अंदर पॉलीमोनियल्स, रोजेल्स और सैपेनिडेल्स, इन सब के सीड में 2 कोटाइलिडॉन है, तो हम इसे डाइकोटिलिडोनी में रख देते हैं। बेटा ये कैटेगरीज कैसे बन रही है? कुछ थोड़े फीचर्स हम जोड़ते जा रहे हैं और हायर कैटेगरी बनाते जा रहे हैं, ठीक बात। बेटा जैसे कि डाइकोटिलिडोनी है, ऐसे ही बच्चा एक और आपने सीड पढ़ रखा है, दैट इज मोनोकोटिलिडोनी।
जिसमें एक ही कोटाइलिडॉन है, जिसमें वीट आता है। इसके अंदर अपन क्या डाल सकते हैं स्पीसीज, वीट, राइस, ये सारी स्पीसीज डाल सकते हैं, जियामेज, ये सब मोनोकॉट है। बेटा चाहे मोनोकॉट हो चाहे डाइकॉट हो, कम से कम, अच्छा यहां पर अपन क्या लेंगे बच्चा, प्लांट की बात कर रहे हैं, हम फाइलम लेंगे। इनके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन बात क्या है बेटा, इनमें फ्लावर बनते हैं। फ्लावर बनने के बेस पर हम इन्हें एंजियोस्पर्म में रख देते हैं। फ्लावरिंग के बेस पर आपने इन्हें फ्लावरिंग के बेस पर एंजियोस्पर्म में रखा है। बेटा होने को तो एक जिम्नोस्पर्म भी होते, होने को टेरिडोफाइटा भी होते, और उन सबको मिला के हम कहां पे रख सकते हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सभी को हम एक ही किंगडम में रख सकते हैं, किंगडम प्लांटे। तो इस तरीके से बच्चे जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं वो मिलके एक बड़ी हायरार्की बनाते हैं। इसका मतलब क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, इट इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल स्टेप्स। ये 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने के लिए असेंशियल है, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चा, ये आपने एक प्लांट का एग्जांपल लिया, अब इसी तरीके से हम एक एनिमल का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। प्लांट का एग्जांपल आई होप सभी बच्चों ने नोट किया है। बेटा मैंने एग्जांपल सारे एनसीईआरटी वाले लिए हैं, तो प्लीज आप इसे अच्छे से नोट डाउन करना, राइट। चलिए नेक्स्ट अपन लेते हैं बेटा ये एनिमल का एग्जांपल। एनिमल में मैं स्पीसीज लेती हूं एक डॉग, एक लेती हूं बच्चा मैं वुल्फ, एक मैं लेती हूं जैकॉल। ऐसे बच्चे एनिमल में मैं ले सकती हूं लायन, टाइगर और लिपर्ड। बहुत सारी स्पीसीज हो गई है। तो लायन जिसमें स्पेसिफिक एपिथेट होता है लियो, टाइगर में होता है टाइग्रिस, और इसमें होता है पार्डस, पार्डस, राइट। डॉग में होता है बच्चा फेमिलैरिस, फेमिलैरिस। वुल्फ में होता है बच्चा ल्यूपस, और जैकॉल में होता है ओरियस। बेटा इनमें कुछ ना कुछ कॉमन पॉइंट है, तो उन कॉमन पॉइंट के बेस पर हम इन सारों को एक ही जीनस में रखते हैं, दैट इज कैनस, कैनस। और इन सबको बच्चे आप एक ही जीनस में रखते हो, दैट इज पैंथरा, पैंथरा, जिनके ऊपर पर्टिकुलर कोई ना कोई मार्किंग पाई जाए। बेटा जैसे पैंथरा है ऐसे ही एक जीनस और है फिलिस, फिलिस कैट का है, कैट का जीनस है, ठीक है। बेटा पैंथरा और फिलिस इसमें कुछ कॉमन पॉइंट्स प्रेजेंट है, इसी वजह से आप इन्हें एक ही फैमिली में रख देते हैं, फिलीडी, फिलीडी। और कैनिन्स, कैनिन्स को अपन एक में रख देते हैं कैनिडी, कैनिडी। बेटा कैनिडी वो है जिनमें कैनाइंस, ये साइड वाले जो दांत है ना बच्चे, इन्हें कैनाइंस बोलते हैं, कैनाइंस बहुत डेवलप है। बेटा इन कैनिडी और फिलीडी इन दोनों के कैनाइंस डेवलप हैं, तो ये कार्निवोर्स हैं, तो आपने इन्हें एक ऑर्डर में रख दिया, दैट इज कार्निवोरा। आपने इसे एक ऑर्डर में रख दिया, दैट इज कार्निवोरा, ठीक बात है, कार्निवोरा में। बेटा कार्निवोरा कोई एक ही ऑर्डर थोड़ी ना है, ऐसे ऑर्डर और भी तो है। जैसे अपन ने पढ़ा ह्यूमन का ऑर्डर क्या है, ह्यूमन का ऑर्डर है प्राइमेटा। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था, इस प्राइमेटा में क्या क्या चीजें आती हैं। प्राइमेटा में बच्चा ह्यूमन आता है, एप आता है, मंकी आता है, बहुत सारी चीजें आती। ऐसे ही बच्चे एक आते हैं रोडेंट्स, रोडेंशिया, जिसमें जितने भी कुतरने वाले जंतु हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं, जैसे कि रैट हो गया, गिलहरी हो गई, वो सारे। ऐसे ही बच्चे मार्सुपियल्स भी हैं। इन सबको अपन किस में रख देते हैं बेटा, इन सबके कॉमन पॉइंट्स देखते हुए हम इसे क्लास में रख देते हैं, दैट इज मैमेलिया। मैमेलरी ग्लैंड प्रेजेंट है, इनके अंदर एक्सटर्नल पिन्ना प्रेजेंट है, इस बेस पर। बेटा जैसे मैमेलिया है ऐसे ही एक क्लास और है एवीस, ऐसे ही है बच्चा रेप्टिलिया, ऐसे ही है बच्चा एम्फीबियंस,
एम्फीबियंस, और ऐसे ही बच्चा पीसीस, ये पीसीस। इन सभी को मिला के अपन एक फाइलम में रख सकते हैं। इन सभी में डॉर्सल नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, इनके अंदर हॉलो न्यूरल कैनाल है, इनको अपन एक फाइलम में रख देते हैं। फीचर क्या लेते हैं? फीचर अपन लेते हैं डॉर्सल हॉलो न्यूरल कैनाल, डॉर्सल हॉलो न्यूरल कैनाल। एक अपन ले लेते हैं बच्चा प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। हम इसमें ले लेते हैं नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस, राइट? हम इसमें ले लेते हैं बच्चा नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस, कोई दिक्कत तो नहीं। और आप इसको एक पर्टिकुलर फाइलम में रख देते हो, दैट इज कॉर्डेटा। बेटा कॉर्डेटा कोई एक ही फाइलम तो नहीं है ना एनिमेलिया का, एक और फाइलम हो सकता है, दैट इज नॉन कॉर्डेटा, जिनमें ये वर्टिबल कॉलम वगैरह नहीं पाए जाते। और बेटा इनके कॉमन फीचर देखते हुए आप इन्हें रख सकते हो किंगडम एनिमेलिया में। तो बेटा इस तरीके से ये जो पूरी की पूरी हायरार्की है, ये कॉमन फीचर्स को इकट्ठा करते हुए धीरे धीरे एक काफी बड़े जनरल फीचर की तरफ बढ़ती है, और ये 7 कैटेगरीज जो है वो इस तरीके से डिफाइन की जाती है। ठीक है, अब इन 7 कैटेगरीज को याद करने के लिए एक छोटे छोटे एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी में दिए हुए हैं जो हमें कभी नहीं भूलने। देखो बच्चा, ये टेबल जो है ना, इसको आप आईएमपी लगा के याद करना। जैसे ह्यूमन के बारे में अभी अपन ने डिस्कस किया था, होमोसेपियंस, होमो, होमिनिडी, ये देखो पीछे स्पेसिफिक एपिथेट, इसके पीछे सफिक्स याद था। फिर मैमेलिया, कॉर्डेटा, ये याद है। ऐसे ही बच्चा हाउस फ्लाई का आपको ध्यान में रखना है, मस्का डोमेस्टिका, मस्का, म्यूसीडी। एनिमल्स में देखो IDAE आता है, डिप्टेरा, इंसेक्टा, आर्थ्रोपोडा। ठीक, फिर बेटा मैंगो, मैंगो में देखो AC, हमेशा प्लांट्स की फैमिली में AC, ऑर्डर्स के पीछे एल्स, डाइकॉट है एंजियोस्पर्म। एक मोनोकॉट का एग्जांपल दिया है वीट, वीट में आ जाएगा पोएसी, पोएल्स। बेटा ये सेपेनिडेल्स पेपर में पूछा जाता है, एनाकार्डियेसी पूछा जाता है, बाकी सारे वर्ड आपको ध्यान में रहते हैं। तो ये टेबल जो है ये आपको टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में अच्छे से ध्यान में रखनी है बच्चे। तो बेटा आज की क्लास में अपन ने जो 7 ऑब्लिगेट टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज है उसे कंप्लीट किया है, और ये टेबल मैं आपको पहले ही बता दूं, आप इसके ऊपर IMP जरूर लगा लें, इनमें से क्वेश्चन आना फिक्स होता है बच्चे। ठीक है, तो बेटा फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में विद द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टेक्सोनॉमिकल 8। आज के लेक्चर का आप अच्छे से नोट्स बनाइए, जो एग्जाम्पल बच्चे आपको लिखवाए हैं ना एनसीईआरटी के कलेक्ट करके, ये ऐसा कलेक्शन आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो ये कलेक्शन, ये ट्रिक है बच्चा जो याद करने में आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके, तो बेटा फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।